सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगी ये पहलगाम अटैक क्या कैसे हुआ? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच? कि मान ले कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम अपने आप में चूक गया राइट। और किस वजह से ये हो गया। ये पाकिस्तान का वो जिहाद है जो दुनिया के मुस्लिम का जिहाद है ही नहीं। पाकिस्तान की कुरान वो कुरान है ही नहीं जो पूरी दुनिया में मुस्लिम की कुरान है। एक अलग तरीके की कुरान पढ़वाका है अपने बच्चों से, अपने लोगों से। या हम ये मान ले क्योंकि हमारा था है और हम लेकर ही रहेंगे। अगर इस सेंटिमेंट से काम करना है तो मैं आपके साथ चलूंगा। अब आगे बात के किसी ने कहा है उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं तड़का लगा। जब एक साथी की अर्थी आप उठाते हैं ना, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फीलिंग। तब आपको रियलाइज होता है कि इस घर की जिंदगी खराब हो गई। आप यहाँ बैठकर ये सोच लें चढ़ जाओ मर जाओ, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू लाइफ। सर हमें तो इतना ब्लेस्ड फील होता है कि हम पुराने अगर हमें मूवी से पता चल जाता है पहले टाइम में लोगों ने कितना दुख झेला है। आप जलियांवाला बाग इंसिडेंट देख लो जो मैंने भी केसरी 2 मूवी में देखा। कितना डिफिकल्ट था वो टाइम और कोई भी आके घर पे आके कोई भी मार देता था, कोई भी आपको ले जाता था। कितना हम लोग तो अभी बहुत ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं। इसलिए बलूचिस्तान का क्या आया है पाकिस्तान में? Baloch fighters claim big attacks on Pakistan Army. देखिए, बलूच ने शुरुआत से लेकर अब तक हमेशा से कहा था क्यों सपोर्ट करे जा रहा है चाइना ये पाकिस्तान को? क्योंकि अगर किसी भी तरह का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा तो ये कहना गलत हो जाएगा कि वो सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अफेक्ट करे, वो दुनिया को अफेक्ट जरूर करे। उस दिन की विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड क्या चल रही होगी, उससे वो आपने चेरनोबिल के केस में देखा कि आज तक उसको सील करने के बाद भी उसमें से अभी भी रेडिएशन निकलते। जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात होती है दिल गर्व से भर आता है, सीना चौड़ा हो जाता है उनके सेक्रीफाइस की बातें सुनकर। उनकी कहानियां सिर्फ बोर्डन तक सीमित नहीं है, वो होती है हिम्मत, डिसिप्लिन और बहुत सारी देशभक्ति की। और आज हम इन्हीं कहानियों को खुद मुजुबानी सुनेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जो खुद एक आर्मी स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह। आज का डिस्कशन आपको गूज़बम्प्स दे देगा और आपकी आंखें भी खोल देगा, क्योंकि एज सिविलियन हमें पता ही नहीं चलता है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, क्या आज एक सोल्जर अपने घर वापस लौटने भी वाला है कि नहीं। विल बी टॉकिंग अबाउट पीओके, कश्मीर वॉर स्ट्रेटेजीज और बहुत कुछ और बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज हम सर की सुनने वाले हैं। ऑनेस्टली फॉर दिस पॉडकास्ट आई एम एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस, क्योंकि ये एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है और हमें बहुत सारी इमोशनल बातें सुनने को मिलेंगी। सो बिना देरी करे लेट्स मूव ऑन और डायरेक्टली सर के पास चलते हैं और उनसे सुनते हैं उनकी जर्नी और कुछ बातें और जो सवाल एज अ सिविलियन हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग टाइम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार। आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी है आपके साथ बैठने की, बात करने की। मैं बड़ा गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। सर मैं ज़्यादा गौरवान्वित फील कर रही हूँ और सबसे पहले जय हिंद आपको। और आपने जो भी सर्विस किया इतने साल हमारी रक्षा की और हम आज सिविलियन आराम से बैठे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे लगता है एज अ सिविलियन हम लोग को ये सब चीज़ें रियलाइज़ ही नहीं होती जब तक कुछ मेजर नहीं होता है कंट्री में। और जिस दिन वो पहलगाम में अटैक हुआ उस दिन मुझे लगता है कि सबकी आंखें खुल गई, सारे भारतवासी जाग गए कि यार ये क्या हुआ। मेरा अपना सोच है, गलत सही मुझे नहीं पता। मैं एज अ सिविलियन आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ कंट्री मैन आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए कंट्री का हर बच्चा आप जैसा, हर इंसान आपसे माँ बाप जैसा, भाई बहन, सब के सब आप एक लड़ाई के वॉरियर हो। आप अपनी लड़ाई अलग तरीके से लड़ रहे हो। आप हमें मोटिवेट करते हो क्योंकि आपने अंदर की लड़ाई अगर ठीक लड़ी हुई है तो हम बाहर वाली पार्ट आपको जरूर दे पाएंगे कि आप कभी कंप्लेन ना कर पाए कि अरे सर ये क्या हो गया, ये पाकिस्तान या चाइना या सो एंड सो दिल्ली आ गए। हम आपको ये एश्योर करते हैं, आप अपनी लड़ाई लड़िए, अपनी पढ़ाई की लड़ाई लड़िए, डेवलपमेंट की लड़ाई लड़िए, इकोनॉमी की लड़ाई लड़िए, डॉक्टर्स बनिए, जो आपको अच्छा लगता है करिए। छोड़ दीजिए उस बॉर्डर को हमारे ऊपर, हम आपको वो बॉर्डर सिक्योर हमेशा दें। वाह! तो कहीं न कहीं आपका कहना है सब लोग अपनी-अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री को। 100% बिना आपके कंट्रीब्यूशन के ना देश चलेगा ना फौज चलेगी। वी रिप्रेजेंट यू, आप लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप चाहेंगे कि आपकी फौज स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग होगी। आप चाहेंगे कि आपकी फौज पाकिस्तान की तरह डिक्टेटर हो तो वो डिक्टेटर भी हो जाएगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो इट इज अप टू यू, वी आर यू। हम आपके अंदर से निकल कर आए हैं,
हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं। वाओ! फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड टू हियर दिस सर फ्रॉम यू। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगी ये पहलगाम अटैक क्या कैसे हुआ? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच? नहीं देखिए, अगर बड़ी खुली-खुली बात करें, जब जैसे आप सोच रहे हैं वैसे सभी लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। मैं तो कहता हूँ अगर सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती तो ये होता ही क्यों? होता ही तो हमें ये मानने में कोई शर्म या बुराई नहीं है कि हम मान लें कहीं न कहीं कोई ना कोई सिस्टम अपने आप में चूक गया राइट। और इस वजह से ये हो गया। जब आप सिक्योरिटी ब्रीच, इंटेलिजेंस ब्रीच ये सारे बड़े-बड़े वर्ड्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि 1000 में से ये एक ब्रीच होता है। क्यों? 999 बार वो इंटेलिजेंस, वो सिक्योरिटी इस तरह की चीज़ को अवॉइड कर जाती है। और ये दुनिया में मानी हुई चीज़ है। आप मेरे को, अपने आप को, मेरी कंट्री को ब्लेम नहीं कर पाएँगे या अपनी फ़ौज को ब्लेम नहीं कर पाएँगे कि ये इनके वजह से हुआ। ये दुनिया की किसी भी जगह हो सकता है। राइट। अगर एडवांस कंट्रीज़ लाइक यूएस में हो सकता है, यूके अपने आप को बड़ा धुरंधर समझता है, वहाँ हो सकता है, चाइना में हो सकता है, वो भी अपने आप को समझता है। चूक होना, मैं कहता हूँ शायद एक टेररिज़्म को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ़ जिस दिन चूक होती है, उस दिन वो सक्सेसफुल होता है। वो 999 बार जब मैं चूक नहीं करता हूँ, तो वो अनसक्सेसफुल होता है। राइट। मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि हमसे कहीं न कहीं कोई ना कोई बात एज़ अ देश, एज़ अ प्रदेश रह गई, जिस वजह से ये हो। लेकिन सर गलती तो हाइलाइट हो जाती है और गवर्नमेंट के पीछे सब लग जाते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कैसे किया, कैसे किया? ये बात मैं मानने को ज़रूर तैयार हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी आती है। एज़ अ फ़ौजी, मैं भी कह सकता हूँ गवर्नमेंट अच्छी है, नहीं है। नहीं। मैं भी ये कह सकता हूँ कि मेरी सला फला-फला पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है या नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ़ ये देखता हूँ कि ये सरकार जो मेरे देश को चलाने की ज़िम्मेदारी लेकर चल रही है, मैं इसके साथ कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट करूँ? इसके साथ अपना कंधा लगाकर इस सरकार को गिरने ना दूँ, जो अपनी कमिटमेंट्स हैं, वो उसमें कर पाए। अगर कल सरकार चाहती है कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो शायद मैं एक कदम अपना रोक के रखूँ। येस, आई अंडरस्टैंड, बट ज़्यादा बड़ी बात ये है कि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या आवाम के तौर पर भी बात करें, तो मुझे लगता है कहीं आपकी भी ज़िम्मेदारी उतनी ही बनती है, जितनी मेरी, कि अगर मैं अपने देश और देश की सरकार को अच्छा करता देखना चाहता हूँ, तो आप अच्छा देखेंगे, अगर आप खराब करना देखना चाहते हो, तो आप सिर्फ़ खराब देखेंगे। ग्लास इज़ आधा पानी इज़ ईदर हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। आप शायद एम्प्टी देख रहे हैं, मैं उसे हमेशा फुल देखता हूँ। तो सर ऑपरेशन सिंदूर ये किस तरीके से हम चूज़ करते हैं जब भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ ऑपरेशन करती है? तो सिंदूर का तो हमें पता है कि क्यों मोदी जी ने इसका नाम सिंदूर रखा। नहीं, सिंदूर का नाम ज़रूर मैं कहता हूँ एक पॉलिटिकल बड़ा अच्छा संदेश है, राइट। क्योंकि कोई भी लड़ाई अगर आप लड़ते हैं या ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें आवाम क्या फ़ील करेगी? मैं इसका नाम रख देता ब्रिगेन्ज़ा, क्या पता चलता? क्या पता चलता है? लेकिन तो सी सबने मैं बोलूँगी हर किसी ने इससे कनेक्ट किया। मैं यही बता रहा था हाँ। कि आप जब इस तरह का ऑपरेशन करते हैं, तो आप प्रोड्यूस ये कर रहे हैं कि 140 करोड़ आप लोग जो हो, ये आपके सिंदूर का मामला है। बड़ा सोचा-समझा अच्छा नाम लिया गया है और एक कंट्री के अंदर बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज भेजता है। मैं कह देता हूँ ऑपरेशन कैक्टस है, ऑपरेशन फला-फला है, आपको कोई फ़र्क नहीं। अलग नहीं बस। बट सिंदूर से आप बच्चे, लड़कियाँ, औरतें सबको दिख रहा है कि वो जो 26 सही है वो हमारे लिए। वो जो 26 लोग थे, उस उनकी सेंटिमेंट्स हम भी राइट। फ़ील कर सकते हैं। ट्रू। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा देश वो देश है, जहाँ अपने आप में माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त सबसे सुप्रीम पर रखी जाती है। अगर आप उसकी तरफ आँख उठाएँगे, तो शायद देश और उसकी सेना उस आँख को कुचल देगी, करेक्ट। फोड़ देगी। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा नाम। सर ये बात तो हमें कहनी पड़ेगी कि भारतवासियों के जो वैल्यूज़ हैं, वो अलग ही हैं। जैसे पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जंग जीत जाता है, तो इंडिया की सारी औरतें उनकी हो जाएँगी। तो मेंटालिटी मेंटालिटी, किस मेंटालिटी तरह की स्टेटमेंट्स। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूँ, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हमारे जैसे लोग इंसान नहीं है? इंसान वहाँ पर है। वहाँ पर भी। अगर हमारे में इंसानियत है, तो आपको क्या लगता है वहाँ इंसानियत नहीं है? इंसानियत वहाँ पर भी है, ऐसा बड़ी ज़िम्मेदारी से बात करें। लेकिन वहाँ पर जो ये इस तरह के सेंटिमेंट वाले जो नखरे हैं, जी। जो इल फीलिंग है,
वो अपने आप में ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर। क्यों सर, क्यों करते रहते हैं लोग जिहाद जिहाद में? इतनी मूवी सीरीज सब में जिहाद वर्ड इतना क्यों वायरल होता रहता है? क्या है ये जिहाद? बिकॉज ये पाकिस्तान का वो जिहाद है जो दुनिया के मुस्लिम का जिहाद है ही नहीं। पाकिस्तान की कुरान वो कुरान है ही नहीं जो पूरी दुनिया में मुस्लिम की कुरान है। उनसे ज्यादा तो मेरे पास मुस्लिम है, राइट। मेरे कंट्री। हमारे कंट्री में कितने सारे मुस्लिम? मैं यही उनसे ज्यादा है, हाँ। उनकी टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। वहाँ 24 है, मेरे पास 27 है। करोड़ों की बात कराएगी। तो ज्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक अलग तरीके की कुरान पढ़वाता है अपने बच्चों से, अपने लोगों से। वो पूरी दुनिया की कुरान नहीं है। ब्रेन वॉश। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरा मुस्लिम ब्लॉक मुस्लिम होने के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के साथ जरूर खड़ा दिखता है, लेकिन बोलता नहीं बोलता नहीं। कि यस, मैं आपके साथ इस मुस्लिम फैक्टर में अगेंस्ट हिंदू खड़ा हूं। आप कहीं नहीं देखें। इवन मेरे अपने कंट्री का जो मुसलमान है वो कभी इस बात को इस तरह से नहीं देखता है। अदरवाइज आप मुझे आज बता दीजिए कि अगर जिहाद में जैसा पाकिस्तान का जिहाद है कि हिंदू को मारना है, अगर ये मुस्लिम का जिहाद माना जाए एक सेकंड के लिए जैसा वो कह रहे हैं, तो मेरे यहाँ तो कत्लेआम हो जाना चाहिए। भाई मेरे यहाँ पहलगाम के बदले में एक मस्जिद में लोगों ने 2 मिनट का शोक शांत रखा। क्यों? पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ कि मस्जिद के अंदर प्रेयर मीटिंग के दौरान आपने 2 मिनट की मौन रखी। आप में पूरी कंट्री ने, बहुत बड़ी बात है, 27 करोड़ लोगों ने अपने हाथ पर एक काला बैंड बांधा है राइट। जो दिखाता है कि हम प्रोटेस्ट करते हैं कि इस तरह की किलिंग नहीं होनी चाहिए। अब आप डिसाइड करिए कि कौन सा जिहाद सही। जिहाद में थोड़ा बहुत मेरे अपने ट्रुप्स भी मुस्लिम हैं, इसलिए मैं आपको कह पा रहा हूँ कि जिहाद था कि आपके अंदर का जो शैतान है आप उसे जिहाद समझकर उसे खत्म करें। पहली बात, अगर किसी और में वो शैतान दिखता है, ये एक्चुअली मुस्लिम्स के लिए था। ये इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान ने एक अलग निकाल दी कि जिहाद आप में अपने लोगों के लिए था कि अगर मैं और आप दोनों मुसलमान हैं और आप एक गलत तरीके की सोच रखते हैं तो मुझे उस सोच को मारना है। दैट इज जिहाद कि मैंने आपको एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे मुस्लिम होने पर आपको उठाया, बट गिराया नहीं। राइट। उन्होंने अपना ही कुछ अपना मैं अपना कंट्री। लेकिन हमने तो ऑन योर फेस दिया ना पाकिस्तान को कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था वो एक मुस्लिम वुमेन ने लीड किया। आप मेरे वो कुरैशी की बात कर रहे हैं इसकी के फाइन। देखिए, एज फार एज आई एम कंसर्न एज अ गुड फौजी, मैं आपको ये जरूर रिस्पॉन्सिबल फौजी रहा, मैं ये जरूर कह पाऊंगा मेरे लिए ना कुरैशी होता है, ना हितैशी होता है, ना कुरैशी होता है। मेरे लिए सिर्फ एक फौजी ही अफसर हो, और वो अफसर और जवान मेरे लिए कहीं कोई मायना नहीं रखता कि उसका नाम के पीछे क्या है। राइट। दिस इज व्हाट वी आर। यस, एज डिबेट करने को कोई कुछ भी करता है, बट हम उसका बिल्कुल पार्ट नहीं है। हमारे लिए कहीं कोई फर्क नहीं है कि कौन कुरैशी है और कौन सानवान है, सब बराबर है। हम सिर्फ फौजी हैं। आपको भी, ये सबको रिक्वेस्ट करूंगा, उन दो वीर नारियों में आप वो देखिए कि वो फौज के क्या है, वो जो यूनिफॉर्म है वो बोल रही है, और वही आपको दिखनी चाहिए। आप जहां कहीं पढ़ें कि कुरैशी जो है वो मुस्लिम है, आप उसे ऐसे कर दीजिए, थम्स अप। स्टार्ट विद दिस, राइट। थम्स डाउन करिए कि यू डोंट एग्री। आपने देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं, 1 सेकंड और लगाइए, उसे थम्स डाउन करिए, सो दैट उस आदमी को जो ये स्प्रेड कर रहा है उसको ना केवल मैसेज मिले, दुनिया को मैसेज मिले कि 1000 थम्स डाउन 1 घंटे में आए। He has to take it out. करेक्ट। I think that is where we also need to be responsive. शी इज इंडियन। Be very, very specific. तो सर अभी बार बार न्यूज आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट और ये का एक कनेक्शन है, इंडिया में वापस आने वाला है। और इसके अलावा जो हमारे जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को बोला था कि उनको गुरु दक्षिणा में पीओके ही चाहिए। तो क्या हमें पीओके वापस मिलने वाला है? देखिए, 3 बातें बिल्कुल अलग हैं, ज़िम्मेदारी से उसको इवैल्यूएट करना चाहिए और समझना चाहिए। एक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट। पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जा सकती है, जो कि अपने आप में नैरेटिव बन जाता है कि हम उसकी तैयारी करें। पीओके अगर हमने लेना ही नहीं है, तो फ़ौज में तैयारी क्यों करने की ज़रूरत है? तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है कि एक सरकार के अंदर एक ये विल बन रहा है, डेवलप कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि हम पीओके। अब उसके लिए मेरी तैयारी है एज़ अ फ़ौज, मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि जिस दिन बोला जाए, फिर उस दिन मैं आपको फ़ेल नहीं कर सकता।
तो ये मेरे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि या तो आप, मैं, फौज, सब लोग ये मान लें कि पीओके हमारा नहीं है, नहीं है। या हम ये मान लें पीओके हमारा था, है और हम लेकर ही रहेंगे। अगर इस सेंटिमेंट से काम करना है तो मैं आपके साथ चल रही थी कि यस, मेरी फौज भी ये जरूर चाहिए। अब आगे बात के किसी ने कहा है गुरु दक्षिणा में, तो इसको हम बोलते हैं तड़का लगाओ। ये एक अच्छा तड़का है। दाल में अगर तड़का ना लगाओ तो दाल का टेस्ट वो नहीं आएगा। मुझे लगता है आज हमारी कंट्री को इस तड़के की जरूरत है, क्योंकि काफी लोग इससे विपरीत भी बोलते हैं। बोलते हैं। तो ये मेरे ख्याल आपस की हमारी बात है कि कुछ लोग वो बोले, कुछ लोग ये बोले, और एक अच्छी डेमोक्रेटिक सेटअप से बात बाहर ऊपर निकल कर आए कि ओके फौज, आपने ये करके देना है, और वो आपको करके दिए। अब आगे बात लड़ाई की कि करना है या नहीं करना है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई लड़ाई अपने आप में आपको कुछ अच्छा ही नहीं दी। नहीं देगी। ये आपको जिम्मेदारी से दिखता जरूर है, जज्बा जरूर दिखता है, चिल्लाना जरूर दिखता है, एक दिन और मार देना था, एक दिन कत्ल कर देना था, उनका सब कुछ उड़ा देना था, ये कहना आसान। कहना। ऑलरेडी आपके यहीं पर आपकी सिविल सोसाइटी में आपके पॉलिटिकल लीडर्स ने उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी हैं कि नहीं जी, पहले तो मुझे ये बताओ हमारा जहाज गिरा या नहीं गिरा या कितना गिरे। कितने गिरे जहाज। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी भी तरह की वॉर हम करते हैं तो ये आप सिटीजन्स का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉसेस तो आपको लेनी पड़े। True. आपके घर का नहीं हो भगवान करे, बट किसी का घर का चिराग, उसमें शहीद जरूर है। कहना बड़ा आसान है शहीद, इट्स अ वेरी इमोशनल टॉपिक बेटा। जब एक साथी की अर्थी आप उठाते हैं ना, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फीलिंग। तब आपको रियलाइज होता है कि इस घर की जिंदगी खराब हो गई। आप यहाँ बैठकर ये सोच लें, चढ़ जाओ मर जाओ, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैव। सर हमें तो इतना ब्लेस्ड फील होता है कि हम पुराने, अगर हमें मूवी से पता चलता है पहले टाइम में लोगों ने कितना दुख झेला है। आप जलियांवाला बाग इंसिडेंट देख लो, जो मैंने भी केसरी 2 मूवी में देखा, कितना डिफिकल्ट था वो टाइम। और कोई भी आके घर पे आके कोई भी मार देता था, कोई भी आपको ले जाता था। कितना हम लोग तो अभी बहुत ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं। 100% राइट। आप बिल्कुल ब्लेस लाइफ में हैं। राइट। लेट मी टेल यू, ये ब्लेस लाइफ आप ही लोगों द्वारा दी गई है। आप ही लोगों ने पहले डिसाइड नहीं किया था कि हम इस तरह का आतंक या इस तरह की मारधाड़ को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। आजकल आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करें। और अगर हो रही है तो हम उसके खिलाफ हैं। राइट। हम अपनी फौज से डिमांड करेंगे, हम अपनी सरकार से डिमांड करेंगे। सरकार कहाँ से बनकर आई? आप ही लोगों के अंदर से बनकर आई। आप ही के सेंटिमेंट्स वहां चल रहे हैं। अगर आज सरकार बोलती है कि हमें एग्रेसिव होना चाहिए, वेल एग्रेसिव है हम। अगर आप कल डिसाइड ये कर ले कि नहीं चीज को टॉलरेट करेंगे, तो वेल लेट मी टेल यू, वी विल टॉलरेट। हम और आजकल आप ये जो सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जरी, पता नहीं क्या क्या जो बातें चल रही हैं कि पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अब आपने सर्जरी पूरी कर दी, तो ये इकट्ठे के इकट्ठे 9 कैंप आपने निकाल लिए, तो ये बड़ी सर्जरी होगी। लेकिन ये करी किसने? ये आप लोगों ने करी, क्योंकि आप लोग जब तंग हो रहे हैं तब जाकर ये आवाज उठकर आ रही है। मुझे लगता है शायद जब मैं फौज में उस पर्टिकुलर टाइम पर था तो मैं हमेशा ये चाहता था, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने नहीं करी है, हमने 94 में 92 में करी है, लेकिन उस समय आप उसे ओन अप नहीं करते थे। करेक्ट। मेरा वो एक जवान शहीद जो हम बाहर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर कर आए, उसे हमें अपने कंधे पर वापस लाना था, और उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते थे कि ये हो गया। आज आपकी सरकार, आप लोग मानते हो कि चलो कोई चीज़ गलत भी हो गई, क्योंकि अगर आप एक कैंप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उसमें अगर किसी वजह से एक बंदा की शहादत हो गई, तो आप इसे एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट कर। ये आप लोगों का, दैट्स हाउ वी आर इवॉल्विंग, और समझ रहे हैं कि यू आर इवॉल्विंग, यू आर इवॉल्विंग एब्सोल्युटली। तो सर हमारा डिफेंस सिस्टम तो ऑब्वियसली हमने देख ही लिया है, और प्रूव भी हो चुका है कि हम बहुत स्ट्रांग है उधर। लेकिन सर कल को अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर दिया, तो क्या क्या होगा? चलिए, न्यूक्लियर बॉम्ब एक बहुत ही सीरियस मैटर है, जिंदगी मौत का सवाल है, इंसानियत की मौत का सवाल है, सच। चाहे कुछ भी कह लीजिए। सच। हम बोल दें चाहे वो 100 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, 150 ग्राम का, जैसे कितना भी है। पाकिस्तानी बोलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास सिर्फ 50 ग्राम वाले, उनके पास बड़े वाले भी। कंपैरेटिवली इंडिया के पास बहुत ज्यादा बड़े,
वो एक अलग बात है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है वो एक दूसरे को लड़ाई ना करने के लिए रखे जाते हैं, डेटरेंस जिसको भी, दे आर दी वेपन्स ऑफ डेटरेंस, कि आप और हमारे बीच में लड़ाई ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैंने अपना इस्तेमाल किया तो भी इंसानियत का लॉस होगा, और अगर आपने इस्तेमाल किया तो भी इंसानियत का लॉस जरूर होगा। आप मेरे ऊपर एक पहिया पहिया वाला डालोगे, मैं आपके पास 2.5-2.5 टन वाला डालूंगा। आप मेरी एक सिटी को खा जाओगे, मैं आपकी पूरी कंट्री को खा जाऊंगा। इतना ही तो फर्क है। अब आखिरी बात कि जैसा कहा जा रहा है, देर आर टू वर्ड्स, वन इज न्यूक्लियर ब्लफ और वन इज न्यूक्लियर ब्लैकमेल। न्यूक्लियर ब्लफ आपको सीरियसली लेना चाहिए। आप ब्लफ जरूर मार रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी जेब में वो 2 रुपए जरूर हैं, वो न्यूक्लियर है आपके पास, तभी तो आप ब्लफ कर पा रहे हैं। राइट। सो दैट ब्लफ नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जो हमारी कंट्री ने हम लेटेस्ट पॉलिसी बनाई, एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी, कि हम आपका ये ब्लैकमेल कर, आपने मारना है, आप निकालिए और मारिए। अब आगे बात कि क्या वो निकालेगा या मारे। किराना हिल्स को ही ले लो। किराना हिल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको दिख गई है तो आसानी। किराना हिल से 16 किलोमीटर दूर इज दैट एयरबेस, जहां से ये उस जहाज में फिट किया जाएगा और लेकर हमारी तरफ आए। ये जो एयरबेस है नूर खान वाला, और दूसरा एक और जो है, ये दोनों एयरबेसेस जो हैं वो तकरीबन हमारे से 300 किलोमीटर अंदर है, पाकिस्तान की से। अब आप क्या समझ रही है कि वो जमीन से अपने बम को बाहर निकालेगा, फिर उसको 16 या 22 किलोमीटर ट्रेवल कर कर एयरपोर्ट तक आएगा, उस एयरक्राफ्ट के अंदर वो फिट करेगा, उसके बाद वो उस एयरक्राफ्ट को चलाएगा, वो 300 किलोमीटर चलकर मेरे यहाँ आएगा, और मेरी बाउंड्री क्रॉस करने के बाद मैं उसे मारूंगा। बेवकूफ समझा हुआ है आपने क्या? हम इतने नादान और बेवकूफ हैं कि ये सब होने देंगे? जिस दिन आपका वो वेपन सिस्टम जमीन से निकलकर बाहर आएगा, ये मेरी काबिलियत नहीं है, पूरी दुनिया की काबिलियत है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ऑटोमेटिकली आपके डिटेक्ट हो जाए राइट। कि ये बाहर आप, ओके। ये अपने आप होगा। इसराइल भी करेगा, चाइना भी करेगा, यूएस भी करेगा, रशिया भी करेगा, और मैं भी करूंगा, क्योंकि ये काबिलियत मेरे पास है। हमारे पास भी वो सैटेलाइट्स है जिनसे हम ये करें। अब आगे बात कर, तूने बाहर निकाला, तूने किसके लिए निकाला है? चाइना के लिए निकाला है? यूएस के लिए निकाला है? तूने मेरे लिए ही निकाला है। राइट। मेरे लिए थ्रेट बिल्कुल क्लियर है। मैं वेट क्यों करूंगा भाई? मतलब इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं करी जाएगी ना कि आप निकालें भी, ट्रेवल भी करें, जो फिट भी करें, और उसके बाद मेरी तरफ आए, फिर मैं वेट करूंगा कि चल भाई इससे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने दे तभी करूंगा। नहीं, इसलिए आजकल हम उसे ब्लैकमेल बोल रहे हैं। तू ब्लैकमेल कर रहा है ना कि मैं डाल दूं, तो निकाल पहले, लेट अस सी कि तुम जमीन से निकालने की कितनी काबिलियत है। आई थिंक दैट इज वेयर आवर प्राइम मिनिस्टर इज राइट, कि अब आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम बर्दाश्त नहीं करें, या उस ब्लैकमेल के नीचे आप टेररिज्म करते रहें, ये हमें मंजूर नहीं। ये आज से हमारी नई पॉलिसी हो, ये एक हमारी नई डॉक्ट्रिन हो गई है कि न्यूक्लियर रिलेटेड अब आप हमें, आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन हम इस पे ब्लैकमेल नहीं होंगे कि रुक जाओ रुक जाओ। यूएस के कहने से किसी, अच्छा एक बात बताओ, ये जो बात चल रही थी कि यूएस ने कह दिया इसलिए लड़ाई रुक गई वगैरह, आपको क्या लग रहा है 22 तारीख के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने किसी और कंट्री से बात ही नहीं करी? आपको भी मालूम है रोज हो रही, रोज हो रही। 40 से 50 एम्बेसडर साउथ ब्लॉक बुलाकर ब्रीफ करे गए थे। 22 तारीख के बाद की बातें मैं कर रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है वो सब जो आकर ब्रीफ होते हैं, जिनसे फोन पर बात हो रही है, रशिया से भी बात हुई, यूएस पे प्रेसिडेंट से भी बात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की, ये क्या बात करते हो? बात अल्टीमेटली ये जरूर करी जाएगी, यार देखो जितना हो सके रुक के काम करना, मानवता के खिलाफ ना हो जाए, ये ना हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गर्मा गर्मी से जरूर कहा होगा कि नहीं सर इस बार हम छोड़ने वाले हैं। बोले ठीक है आप छोड़ना मत, लेकिन कहीं इसको उस लेवल पे ना आ जाए कि मास डिस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर किसी भी तरह का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा तो ये कहना गलत हो जाएगा कि वो सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अफेक्ट करे, राइट। वो दुनिया को अफेक्ट जरूर करे। उस दिन की विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड क्या चल रही होगी, उससे वो, आपने चेरनोबिल के केस में देखा कि आज तक उसको सील करने के बाद भी उसमें से अभी भी रेडिएशंस निकल रही। यस। सो इट्स अ डेंजर टू द कंप्लीट वर्ल्ड। राइट। और हर वर्ल्ड की कंट्री ने आपको यही कहा होगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ,
कि यार इसको और मत बढ़ाओ, इसको देखो कहाँ तक रुक जाए। चलिए 6-7 की रात को हमने काम कर दिया, उसके बाद भी हमने ब्रीफ किया कि तब भी लोगों ने हमें यही कहा होगा बाहर की कंट्रीज ने कि अच्छा चलिए हो गया, अब इससे अब बस और मत तब तक देखा हमने कि यूएस सॉरी पाकिस्तान ने अपने को 2-4 ड्रोन और वो मिसाइल छोड़ दिए, दिया। तो वो फुक्के फायर निकले। तो इसलिए आपने देख लिया कि रेसिप्रोकेशन कि भाई तुम्हारे वाले फुक्के हैं तो हम भी देख लेते हैं हमारे वाले कितने फुक्के हैं। अब हमारे वाले जाके स्ट्राइक कर गए तो हमारे वाले फुक्के निकले नहीं, क्योंकि हमारे जो बम थे वो मुर्गा छाप वाले थे, आपके वाले जो थे वो चाइनीज वाले थे। चाइनीज क्रैकर्स अभी भी रिलायबल नहीं माने जाते। ये बड़ी सीधी बात। एनीथिंग इन फैक्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कर दिया। उसके बाद लोगों ने फिर क्या किया होगा, वर्ल्ड की कंट्रीज ने फिर से फोन किया होगा, फोन किया कि अब मत यार कर, रुक जाओ, रुक जाओ। फाइनली एक पर्टिकुलर टाइम पर जब उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को बोला हाँ। कि भाई साहब ये बात बात बढ़ती चली जा रही है, अब हमसे ये रोक नहीं पाएगी, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि 10 तारीख की रात को इंडिया क्या करने वाला है। हम 10 तारीख की रात को कुछ ऐसा करने वाले थे जो पाकिस्तान को मंजूर नहीं, जो वो टॉलरेट नहीं कर सकता। इसको हमारी लैंग्वेज में, आर्मी की लैंग्वेज में कहते हैं, यू मस्ट गिव एनिमी such prohibitive losses which it cannot afford and will kill the will of fighting। हम एनिमी के ऊपर वो प्रहार करें कि वो उससे उभर नहीं पाएगा, और उसका जो अंदर का दिल, देखिए सांप का जो फन है ना पाकिस्तान का, इसे तो आप बार बार कुचल सकते हैं, इस मन का क्या करो। तो आपने अब उस मन तक काटना है, और ये पाकिस्तान को शायद 10 तारीख की रात में दिख रहा। इसलिए उसने अपने अंकल को बोला कि अंकल जी कुछ करो, नहीं तो यहाँ तो आज के, क्योंकि पता क्या होगा, एक थ्योरेटिकल लेते, लेट्स से इंडियन आर्मी बॉर्डर क्रॉस कर भी, आपको क्या लगता है 2 किलोमीटर जाके रुक जाएगी? हम पानी नहीं पीते हैं रास्ते में, हम चाय ब्रेक नहीं लेते हैं रास्ते में, हमारा बड़ा क्लैरिटी होती है कि भैया डिनर वहां कर रहा है, और जब तक डिनर की बारी आएगी तब तक इस्लामाबाद क्रॉस हो जाएगा। आज की तारीख में जो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर है उसमें 10, 20, 50, 60 किलोमीटर का कोई एडवांस नहीं होगा, कम से कम 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का सब 100 किलोमीटर तक चल जाते हैं। इंस्टेंट चल पड़ेंगे आप। माय गॉड। बाय द इवनिंग, बाय द नाइट उल्टा चलते हैं। रात को हम यहाँ से अगर शुरू करेंगे, अगले शाम की जो डिनर है वो हम कम से कम 100 से 150 किलोमीटर अंदर करेंगे। रोक सको तो रोक लो, आप रोक नहीं पाएंगे। ये पाकिस्तान को दिख गया कि ये एक बार अंदर आना, एक पिंसर मूवमेंट जिसको बोलते हैं, ऐसे तीर की तरफ चलते चले जाओ, और रुकोगे वहां जहां आपने डिसाइड करना, उस समय आपको कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि उसका फोर्स, काइनेटिक फोर्स जो होती है ना, वो इतनी तगड़ी होती है कि वो रास्ते में जो छोटी मोटी चीजें आएंगी वो सब दाएं बाएं हो जाएगी। आप निकलते चले जाओ, और उसके बाद आपका एक ऊपर से लिंक अप हो जाएगा, एक साइड से लिंक अप। पाकिस्तान न्यू दिस कि भाई साहब ये बात बिगड़ने मुझे लगता है बच गया पाकिस्तान। नहीं, तो इसीलिए तो सेलिब्रेट नहीं, वो तो उनकी जीत हो गई ना। तो उन्होंने जीत कैसे डिक्लेयर करी? कितना फेक न्यूज़ फैला। क्या बात करो, फेक न्यूज थोड़ी ना, सच न्यूज है, आप गलत जा रही हैं। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, ये मैंने नहीं कहा है, ये दुनिया ने कहा है। भाई आपके लिए इससे बड़ी जीत क्या है कि आप बच गए। राइट। यू हैव टू सेलिब्रेट, वेयर इज द डाउट। बच गए कि ये इंडिया अभी घुसा नहीं, इंडिया ने ये नहीं किया, इंडिया ने वो नहीं किया। भाई साहब आपके 11 एयरफील्ड, स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड, पूरी कंट्री की लेंथ और ब्रेड्थ नाप लो, उसमें हमने आपको करके दिखा दिया, हम पहुंच सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो डिक्लेयर किया उन्होंने हमारे ही एयरक्राफ्ट गिरा दिए। गिरा दो, मैं 2 और कुर्बान, क्या बात कर दी आपने, 2 एयरक्राफ्ट और कुर्बान। भाई तुमने झूठ बोला 5, मैं बोलता हूँ 7, साथ चलो। चलो। लेकिन मैं जो आपके यहाँ कर गया वो आपको अगले 10 साल नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा कि ये हमारे 11 एयरफील्ड में ऐसा काम कर कर गए हैं जिसका हमने कभी सपने में नहीं सोचा। बट सर पाकिस्तान ने पहले तो डिनाई किया, पर बाद में उन्होंने सारे जो उन्होंने अटैक्स किए हैं इंडिया पे पुराने, अब एक्सेप्ट कर लिए थे। हाँ, करने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो जो जगहों के जो वीडियोस उन्हीं के यहाँ पर जो चल रहे थे, उसको डिनाई कैसे करो। एक बात, कोई बात नहीं, कई बार कर देता आदमी, झूठ बोलने के लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब इंडिया ने क्या किया, ये पूरी दुनिया को पता है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि जब एक जहाज जाता है कहीं पर भी तो उसके नीचे एक कैमरा लगा होता है, और वो इसलिए नहीं लगा होता कि पाकिस्तान झूठ बोलेगा, नहीं, ये हमारे अपने लिए होता है।
कि जहां हमने स्ट्राइक किया उसकी फोटो बाद में लाकर हम देखते हैं कि क्या हमने स्ट्राइक जो किया वो स्ट्राइक काफी था या इसको और ज्यादा करना चाहिए था। That's how we get the footages. यस, आप में वो फुटेज आपको चाहिए ही इसीलिए कि अगर मैंने एक एयरफील्ड 3 किलोमीटर का है और इसके ऊपर मैंने 100 किलो बम मारा है तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। तो अगली बार जो है कम से कम 1000 फुट का मारना है, 1000 किलो का अलग अलग जगह मारना। ये हमारी अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए होता है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक फौजी जो उधर का देखेगा कि यार ये मेरे 11 जगह पहुंचे, 11 एयरफील्ड में, चाहे इस कोने में मारा, चाहे उस कोने में मारा, चाहे हैंगर पे मारा, चाहे रडार पे मारा, दैट मीन्स यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर इनके हथियार यहाँ पहुंच सकते हैं तो आप सोच लीजिए वो जो टोटल मिला के 40 आपके पास एयरबेस है पाकिस्तान में, तो अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, हमारे पूरे जहाज तो गए नहीं। नहीं गए, चलो पाकिस्तान के हिसाब से ले लेते हैं, उसमें लेकिन तो उनको 20 ट्रेलर में गिव अप कर दिया और जीत। नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि 80 जहाज आए थे। अभी तो भाई साहब मेरे पास बहुत सारे बचे हैं। अगर 80 जहाजों ने इनके हिसाब से चलते 11 जगहों पर अटैक किया है तो 4 गुना बढ़ा दीजिए, 8 4 32, 320 जहाज अगर गए होते तो 40 के 40 मारे जाते पहली बात। उसके बावजूद मेरे पास बचे हुए नहीं तो जहाज, आप मुझे कहाँ कहाँ रोकोगे। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है पाकिस्तान के लिए। एज अ कंट्री दे हैव वन, के इसमें नहीं पड़े, हम बच गए, बच गए। ये बहुत बड़ी बात है। दे नीड टू सेलिब्रेट। और उन्होंने क्या नाम रखा उसका, कि सुहागरात। मैं पता नहीं उनकी लैंग्वेज है क्या, मर सुसु या सुसु निकल गई या मर गए, पता नहीं क्या कुछ ऐसी वर्ड है उनका, जो थैंक्स गिविंग कर रहे हैं। दे शुड, दे आर एक्चुअली वांटिंग टू थैंक इंडिया। हजूर नहीं, हजूर ये तो मेरे वाला हो गया, हजूर आप ही सब कुछ है, आप ही ने सब कुछ किया। मुझे लगता है पाकिस्तान सेलिब्रेट सिर्फ इस बात के लिए कर रहा है क्योंकि एज अ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को मालूम है कि मुनीर उसका कभी भी खत्मा कर सकते। और जब से वो फील्ड मार्शल बन गया है, फेल होने की वजह से कि उसकी लड़ाई में फेल हो गया, अब वो मुनीर को भी जिंदगी भर याद रहेगा कि मेरे फेल होने के वजह से मैं मार्शल बना। देखिए जो अंदर का जो होता है ना दिल या जो सच्चाई होती है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। आपको बहुत ज्यादा टॉर्मेंट करेगी, आपको बहुत ज्यादा सताएगी रोज कि इसने ये मेरे एक थप्पड़ तो मारा था। आपने उस बंदे को जान से मार दिया, लेकिन उसका एक जो थप्पड़ है वो बहुत बड़ा था। तो मुझे लगता है कि जो उसको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है वो सिर्फ शहबाज शरीफ ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है और एक अच्छा मूव है। शहबाज शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ये कुर्सी बचेगी तभी तो अगले दिन काम करोगे। अगर इस वाले सीज फायर को नहीं करवाओगे तो जिंदा रहोगे तभी तो अगले वाला कुछ कर पाओगे। ये जितने लेसन आपने लर्न किए हैं कि इंडिया कहाँ कहाँ कितने हद तक 100 200 300 किलोमीटर तक अगर अंदर आकर मार सकता है, तो भाई साहब जगह कौन सी बची। आई थिंक दे नीड टू सेलिब्रेट। मैं एग्री करता जैसे इंडिया ने तो हमेशा अपने सिटीजन्स को प्रायोरिटाइज किया है ना, हूँ। राइट, राइट। अगर जब यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुई थी फटाफट वो है मैन पावर आयु कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। और इसका हो सकता है पाकिस्तान के पास आपका शो जाता है, सब लोग देखते हैं और उन्हें बुरा लगेगा कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल प्रूफ का जमाना है। कुछ हमारी भी पार्टी प्रूफ मांग लेगी आपसे। पहला प्रूफ देता हूँ कि कारगिल में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोगों को, जिनको सो कॉल्ड उनकी कंट्री से शहादत मिली थी, आपने उनकी लाशें नहीं में, इन 2 हाथों ने और इस कंधे ने वो लाशों को बरी किए। इसलिए मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं उसका चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, मैंने वो बोझ उठाया है। और एक बात बता दूं, वो बोझ उठाना अपने आप में बहुत मुश्किल इसलिए था कि ऑर्डर तो देना बड़ा आसान होता है कि इनको हम बरी करेंगे, लेकिन हमारा वो जवान है वो ऐसे गुस्से में नहीं, बिकॉज ही सेज इसने तो कल मेरे बंदे को मारा है यार, इन्हीं में से किसी ने मारा है ना। इन्हीं में से किसी। बोले मैं अपने बंदे को दूंगा या इसको दूंगा, तो उस समय बड़ा मुश्किल होती है। ह्यूमैनिटी ऑर्डर्स ये सब आप लोगों के लिए बड़ा आसान है हमारे ऊपर इम्पोज करना। ये हम इंसान नहीं है, हमारी सोच नहीं है, हमारे पुल्स एंड प्रेशर दिमाग पे नहीं है कि इस इनमें से ही किसी ने मेरे कल बंदों को मारा था। मेरे कैप्टन कालिया को इन्हीं लोगों ने मारा था, कैप्टन भारद्वाज को इन्होंने ही मारा था। इन सबको मैं क्यों उठाऊं।
जिसको बोलते हैं ना बड़ी गलत सी लैंग्वेज में, उस समय फील पता है क्या था? मारो सालों को किक, नीचे फेंक दो। उस समय ये फीलिंग आती है। कई बार आप सोचते हो कि नहीं, ह्यूमैनिटी भी है, बट उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस गर्मा-गर्मी में ये ह्यूमैनिटी लाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए अफ़सर क्या करता है कि वो ताबूत को पकड़कर पहले अपने लगाना की कोशिश करता है, तब तक मेरे जवान आकर उठा रहे हैं, ये हमारा साहब मुँह उठा रहा है। पाकिस्तान में सबसे सस्ती चीज़ जो है, वो है इंसान की जान। चाहे आप किसी फोरम में देख लीजिए, अगर ये कहेंगे कि नहीं जी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आपके भुट्टो की भी जान आपने कितनी सस्ती निकाली फांसी देकर। आपने बेनज़ीर की कितनी सस्ती निकाली। आपने मुशर्रफ को देश से किक आउट कर दिया। आपने वो क्या जनरल ज़िया था, उसके जहाज़ को फोड़ लिया आपस में। तो इनके यहाँ ये वाली मोरालिटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप ही बता दीजिए, बलूचिस्तान में वो ट्रेन वाले हादसे में 200 लोग मारे गए, ठीक है ना? चलो हो सकता है बलूचिस्तान ने झूठ बोलते या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि नहीं जी हमारे 30 ही मारेंगे। भाई साहब 30 भी अगर मारे गए, तो आपने क्या किया? यहाँ 24 मारे गए, आपने आपके यहाँ क्या हो गया? क्योंकि गलती आपने सिर्फ 2 करी थी। आपने कहा, क्या तुम हिंदू हो? इसका मतलब है क्या तुम हिंदुस्तानी हो? ना, कलमा पढ़ो। ठीक है ना? कलमा तो खैर बहुत देर की बात। और लास्ट जो उसने बोल दिया कि बता। तो हिंदुस्तान का जवाब तैयार हो गया, जवाब दिया नहीं। उसने अपने काम के द्वारा जवाब दे दिया। सो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना, बड़े डेडली है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि पाकिस्तान अपने लोगों की, इंसानों की इज्जत नहीं करता 2 ही वजह से। एक, कि उसके पास एक ऐसी कायर फौज है जो लोगों को मरवाने के लिए राजी। मैं अपने जवान को छुड़ाने के लिए 10 सैक्रिफाइस कर दूंगा, राइट। 100 सैक्रिफाइस कर दूंगा, लेकिन मुझे वो बंदा वापस चाहिए। पाकिस्तान में भाई साहब जितने ले जा सकते हो ले जाओ, अदरवाइज आप बताओ 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर पूरी दुनिया में आपने कब देखे जो 71 वॉर में थे? 93,000। पाकिस्तानी। और हमारी सिर्फ एक ब्रिगेड गई थी वहां। तो ठीक है, बाकी ब्रिगेड्स भी गई थी, लेकिन जो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, 93,000 होने के बावजूद आपने हाथ ऐसे कैसे कर दिए सरेंडर? ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। आई थिंक सबसे बड़ी तकलीफ पाकिस्तान में यही है कि अगर वो बॉर्डर पे लोगों को नहीं ले रहे थे, उसको उनको वो दिख रहा था कि ये प्रेशर बनाओ कि नहीं लेंगे तो क्या कर लोगे, क्योंकि इंडिया वैल्यूज मैन पावर। राइट। इंडिया की ह्यूमैनिटी की वैल्यू बहुत तगड़ी है। अब आप ये तो करोगे ही नहीं जो जैसा पाकिस्तान के ले लेके गले काटते जाओ और गेट के पार फेंकते जाओ, आप ये तो करोगे नहीं। करेंगे। तो वो आपके ऊपर उल्टा प्रेशर रहा कि अब आप बताओ क्या करो। तो सर क्या कहाँ गए वो लोग? वो सारे जेल में, इंडियन जेल में। और क्या, दैट इज द लॉ। और अब आप देखेंगे कि वो पर्सन नॉन ग्राटा करके जैसा बोला जाता है कि आप जैसे अभी यूएस ने भी काफी डिपोर्ट किए, ऐसे ही हमारे डिपोर्ट होते कि भाई आपकी जगह नहीं है, क्योंकि इसमें से काफी वो भी है जिनके पास कागज नहीं, 30-30 40-40 साल से वो अब तक यहाँ रह रही है, शादीशुदा है। इसी से याद आया सर, एक न्यूज आई थी कि उन्होंने 500 लोगों की अपनी फैमिली बना ली है कुछ औरतों ने। बिल्कुल, क्यों नहीं बना ले? भाई देखिए, अगर 30-40 साल में रह रही है, बड़े छोटी सी एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जनरली इनके यहाँ पर पाकिस्तान में भी यही लॉ है, 10-12-14 बच्चे, 10-12 लाइन लगा देते। ठीक है ना, वो लाइन लगा दी। तो उस औरत ने 16 से 18 साल में 14 बच्चे ले लिए, उसकी जो और बच्ची है उसने 16 साल में और ले लिए। ये तो कोई बड़ी बात है, क्योंकि जो 16 बच्चे थे, अब 16 के अगर एक एक के भी 10 गिनोगे आप, हाँ। तो 160 हो गए। अब वो 160 क्या, ये तो एक जनरेशन में। और ये तो एक न्यूज आई है, इससे तो पता नहीं कितने होंगे हमारे इंडिया में। बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत टॉलरेंट, हम आज भी, अगर आपको बाई चांस पता चल जाए कि आपके घर के काम वाली बाई जो है वो बांग्लादेश की वो है, मुस्लिम। मुस्लिम, और वो अनऑथराइज सेटल्ड है, बोले नहीं यार कुछ भी है कर तो रही, बेचारी तो है ना। बेचारी वर्ड आती सारा काम नहीं करना, बेचारी करना बंद करिए। अब आप ये सोच नहीं रख सकते कि कोई बेचारा है, या आप अपनी कंट्री में इन बेचारों को जगह दीजिए या आप बेचारा बन जाइए। अभी आपके पास ये चॉइस। तो बहुत सारे कंट्रीज के रिफ्यूजीज इंडिया में आते रहते हैं। तो ठीक है, जो ऑफिशियली आते हैं वो एक अलग बात होती है। जैसे अभी हमने ऑफर किया है अफगानिस्तान को भी कि हम आपके रिफ्यूजी, जब तक चीजें सेटल नहीं हो जाती, हम उन्हें रखने को तैयार हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकता है कि अफगानिस्तान को हम अपने साइड लेना चाहते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ है। मेरे ख्याल कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, 10 20 100,
व्हाट इज 100 करोड़ नाउ, वी कैन अफोर्ड इट, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि किसी भी तरह अफगानिस्तान उस बॉर्डर से पाकिस्तान को कोई एक सैनिक को निकाल ना पाए राइट। और उसके ऊपर वो अटैक हो। ये एक अच्छे स्ट्रेटेजिक डिसीजन। सर एक कोई ऐसी अपनी स्टोरी बताइए कि एकदम हाई स्टेक सिचुएशन आपके लिए रही हो ड्यूरिंग योर टाइम। बेटा देयर इज नॉट वन सिंगल डे इन आर्मी जिसमें हाई स्टेक ना हो। हाई स्टेक होता क्या है? दिल्ली में बैठ के हाई स्टेक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, JNK में होता है आपके बॉर्डर से रिलेटेड, लद्दाख में होता है आपको एज एनवायरमेंट, जो वहाँ का सिवियर हार्श एनवायरमेंट 60 में जब आप बैठे हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बट अगर फिर भी कोई याद करना चाहे तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आज तक याद है, क्योंकि उस समय अलाउड था नहीं था जो भी कह लो, कि हम हजरत बल को घेर कर बैठे थे। हजरत बल में से मस्तबुल एंड पार्टी हमारे सामने हवा में फायर करता हुआ निकल गया, क्योंकि ऑर्डर ये आया था कि उसको जाने दें। ये मेरी लिए सबसे खराब बात थी मेरे अपनी ज़िंदगी की। हाई प्रेशर था और उसके मेरे ख्याल 30 या 40 दिन बाद वही मस्तगुल जाकर चरारे शरीफ में घुसकर उसने चरारे शरीफ को आग लगा दी। दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। अगर मैं या मेरी तरीके से उस दिन काम होता तो हम उन 6 लोगों को नहीं जानते। तो सर आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें आज के टाइम में चेंज हुई हैं हमारे गवर्नमेंट के बारे में कि अब एग्रेसिव गवर्नमेंट है, बदला लेंगे, पहले हम थोड़ा चुप हो जाते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। तो क्या ऐसा पहले भी होना चाहिए था जब आप फौजी थे? फौजी आप अभी भी हो? 100% होना चाहिए, ग्राउंड पर थे। होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं हजरत बल को बचाने के चक्कर में चरारे शरीफ को जला बैठा तो फायदा क्या हुआ? राइट। जो जहां जिस दिन है उसी दिन उसको खत्म करना मेरे ख्याल आपका फर्ज नहीं बनता, आपकी जिम्मेदारी बनती। आज भी कुछ कैदी जो हम देखते हैं कि जेल में आज भी बंद रहते हैं। अगर हम उनको तभी मार दें, क्यों हम रुक जाते हैं? नहीं, ये पॉलिसी में काफी हद तक चेंज आया है कि आज की तारीख में हमारे टाइम थोड़ा अलग था, कि अगर आपने एक आदमी को हथियार के साथ देखा तो हम उस पर गोली नहीं चलाते थे, उसे पकड़ने की पकड़ कोशिश। के ही कोशिश करते थे। आज की तारीख में बड़ी सीधी बात है, जब गन वाला है, मारो मारो इसे, बाद में पता करेंगे। राइट। देखिए एटलीस्ट मेरे टाइम में मैंने अपने लिए कर रखा था, वो एक अलग बात है कि अगर हथियार दिख जाए सवाल जवाब बाद में करेंगे, पहले मार। हथियार तेरे पास है क्यों? वाई शुड आई गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट कि तू एक अच्छा नागरिक है JNK का या कहीं का भी। तेरे पास हथियार है जो नहीं होना चाहिए, सीधी बात है, दूर से दिख रहा है AK-47 है, मारो। आई थिंक अगर ये पॉलिसी 30 साल पहले आ गई होती तो शायद कश्मीरी पंडित्स को नहीं निकलना पड़ता। तो जब ये उन पर अत्याचार हुआ तो क्या? तो वो अत्याचार इसीलिए हुआ ना, आप टॉलरेट करते रह गए। आप बताइए 4 कॉलोनीज में अगर 1,000 कश्मीरी पंडित थे, आप उस कॉलोनी के चारों तरफ एक कॉर्डन लगाकर फौज बिठा देते, आर्मी बिठा देते, CRPF बिठा देते, CAA बिठा देते, BS बिठा। गवर्नमेंट ने मना कर दिया आदमी को बस उस पर्टिकुलर टाइम पर डिसीजन गवर्नमेंट का ये हुआ कि कश्मीरी पंडित्स को बाहर निकाल, कि कहीं इनका जीनोसाइड ना हो, और ऐसा उस समय की पॉलिसी जो मेरे अपने हिसाब से गलत थी। मैं उस समय वही था, 89 की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस तरीके का कत्लेआम चल रहा था, आई डोंट नो जिसने भी जो डिसाइड किया मुझे नहीं पता। एज अ यंग कैप्टन मुझे लगता था कि यार ये मेरे होते हुए मैं बीबी कैंट की पहाड़ी से देख पा रहा हूँ, वो वहां से गोली चली, वो वहां चला, वो वहां से एक रॉकेट चला, वो वहां, अरे यार फिर मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? राइट, वाई दिस इज ओपनली गोइंग ऑन, हुज कंट्रोलिंग? ठीक है, मैं मानता हूँ कि फौज की ड्यूटी बनती है कि पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही उसे कंट्रोल में करेगा, पुलिस कंट्रोल में करेगी, पैरामिलिट्री करेगी, जब सब हाथ खड़े कर देंगे तब आप मुझे बोलोगे। ये गलत है। जब जहां जैसा दिख रहा है आप उसको उसी समय रोको, और उसके लिए प्यार से थप्पड़ मारना और जोर से थप्पड़ मारना में कोई फर्क नहीं होगा। आप थप्पड़ जोर से मारोगे तभी, आजकल के हिसाब से पहले कहा जाता था कि बच्चे सुधरे हुए इसलिए निकले थे पहले का, आज का बच्चा ब्लैकमेल कर लेता है। राइट। ये टेररिज्म जो है ये ब्लैकमेल है। इन्होंने अपने घर वालों को ब्लैकमेल किया है कि नहीं मैं जाऊंगा, अदरवाइज कौन माँ चाहती है कि उसका बच्चा टेररिस्ट बने? श्रीनगर में आप किसी से बात कर लीजिए। ये सब हमारी कमजोरी है जिस वजह से हमारे बच्चे इस टेररिज्म में ज्वाइन कर ले। ये श्रीनगर के बाशिंदों का कहना। ओके, तो सर अगर हम
पीओके हमें मिल भी जाता है फॉर एग्जांपल, तो क्या एज अ सिविलियन हम लोग सेफ फील कर पाएंगे वहां जाना? क्योंकि अभी तक जब से पहलगाम अटैक हुआ है कि अगर दिन के 100 टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं तो अब 10 ही जा रहे हैं। वैष्णो देवी आप देखिए खचाखच भरा रहता था, लेकिन अभी एकदम खाली पड़ा हुआ है। कितने कम टूरिस्ट, अभी भी डर है जब से वहां पे मिसाइल अटैक हुआ है। गोल्डन टेम्पल वहां पर भी आपने जब अपना सवाल शुरू किया वहीं पर मुझे एज अ फौजी दिख गया कि आप नहीं चाहते। पता है क्यों? अच्छा। आपने क्या बोला? अगर अगर पीओके कम्युनिटी, व्हाट इज अदर मदर? लेना ही है। आर यू वेरी क्लियर और नॉट कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? आपको अपने पेरेंट्स के बारे में कभी कोई डाउट नहीं है ना? अपने भाई बहन के बारे में कभी डाउट नहीं है ना? अपने घर की फैमिली के बारे में कभी कोई डाउट नहीं है? पीओके में अगर कैसे आ गया? किसी का भी बातचीत करनी चाहिए। अगर हम बातचीत करें, व्हाट डू यू मीन बाय अगर? 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए। आई चेंज द स्टेटमेंट जब में हमें मिल जाएगा। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपके दर्शक को कह रहा एक्चुअली ये सिविलियंस का सबका ही है। हूं। ये अगर वर्ड निकालना बंद करिए, राइट। बिल्कुल बैन कर दीजिए अपनी लैंग्वेज में। या तो आपका है या नहीं। नहीं है। अगर आप इतनी क्लैरिटी नहीं रखेंगे और अगर मगर करेंगे, अगर मगर वही होता है कि ना इधर रहे ना उधर रहे, बीच में जब जरूरत पड़ी तो बोल दिया हाँ जी एग्रेसिव हो गए तो हम अगर वाले वो वाले पार्ट हुए, नहीं तो नहीं यार बात भी चीज होनी चाहिए। तो ये अगर मगर की वजह से आप पिछले 40 साल से रुके हुए। राइट। अब अगर मगर करना बंद करो, आप अपनी सरकार से डिमांड करो, अपनी पीओके सरकार को चाहिए। उस एनवायरनमेंट बना कर दो कि हमारा पीओके हमें चाहिए। बात खत्म हुई। ट्रू। तो ये बलूचिस्तान का क्या आया है पाकिस्तान में? बलूचिस्तान, ओ यस, बलूचिस्तान इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी गिवन टू। देखिए, बलूच ने शुरुआत से लेकर अब तक हमेशा से कहा था कि ना हम पाकिस्तान का कभी पार्ट थे, ना है, ना रहेंगे। उनको कंट्री बना। हालांकि हालांकि उनका और पीओके का सिचुएशन थोड़ा खराब इसलिए है कि उनके पास एक भारत जैसी कंट्री नहीं है जो पीओके वापस लेगी। अरे। वो बेचारे अकेले। मुझे ये मेरा अपना आकलन है कि अगर हमने किसी भी तरह का सपोर्ट बलूचिस्तान को नहीं दिया, ओपन सपोर्ट जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान बोलता है ना कि हम टेररिज्म को ओपन सपोर्ट दे रहे हैं। है। अब वो चाहे बलूचिस्तान को टेररिज्म बोले या ना बोले, उसकी मर्जी है। अगर हम कन्विंस्ड हैं, अब आता है अगर, क्योंकि दूसरे का मामला है, हमारा नहीं है। ये हमारा मामला नहीं है, इसलिए अगर आ जाता कि अगर हम उनको वो रिकग्निशन नहीं देंगे, मान लीजिए मेरी बात, वो फिर से दब जाए। पाकिस्तान आर्मी में ये काबिलियत है, कहूँगा नाकाबिलियत है कि वो मार के दबा देगी उस बलूचिस्तान को एक बार फिर से। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, कई बार बलूचिस्तान ने बात करी। ये समय है बलूचिस्तान को पूरा पूरा सपोर्ट देना, क्योंकि देखिए इसमें मेरा कोई रिवेंज नहीं, मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं, बट मुझे क्या ये डिसाइड करना है कि मैं बलूचिस्तान में जो ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ हूँ या नहीं। अगर एज इंडिया हम कहते हैं कि कहीं पर किसी भी तरह का दमन चक्र नहीं चलना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों की आवाज होनी चाहिए, तो बलूचिस्तान में क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके लिए एज इंडिया टर्निंग पॉइंट होगा कि अगर टेररिज्म बादशाह कार्ड है पाकिस्तान के पास, तो हुकुम का इक्का आपके पास होगा अगर आप बलूचिस्तान के साथ चलें। बलूचिस्तान अकेला वो एक आपका मोहरा है जो आपको पाकिस्तान की सब चीजों को इम्बैलेंस करता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। साम दाम दंड भेद आगे अटैक तो हमें करने ही नहीं पड़ेगा, बलूचिस्तान नहीं कर दिए पाकिस्तान। करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ अगर 6-7 तारीख की रात हम डिक्लेयर भी नहीं करते, और मैं आपको एक थ्योरेटिकल वो दे रहा हूँ कि बलूचिस्तान को हम बोल देते 22 तारीख को, 22 अप्रैल को अगर हम बोल देते, जिस भी दिन आप देखें कि इंडिया ने कुछ किया है उस दिन आप खुल जाओ, क्या चाहिए अब आपको? वो बोल देता मुझे 100 ड्रोन चाहिए, बोले ये ले 100। वो क्या बोलता, बोले सर मुझे 10 किलो एक्सप्लोजिव चाहिए, बोले ये ले 10 किलो एक्सप्लोजिव। क्या प्रॉब्लम है? आप यहाँ 6-7 को कुछ करते, वहां वो 6-7 को कुछ करता। अफगानिस्तान आपके साथ अच्छा चल रहा है, टीटीपी पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियली अगर आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं तो एज अ कंसेप्ट कर रहे हैं, एज असर मजूद नहीं कर रहे हैं, हाफिज के तौर पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं। ये दो गलत अपनी अपनी कंट्रीज हैं, और उनके सपोर्ट में आना आपके लिए क्या बुरा है? मुझे लगता है आपको आना चाहिए। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तो हमेशा ही धोखेबाज रहा है, और उसने तो फिर उसको धोखेबाज वाली लैंग्वेज में समझाओ, उससे बात ही हुई लैंग्वेज करो।
आप टेररिज्म की लैंग्वेज में अब आपने सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया है पूरा, तो ये लैंग्वेज उसे समझ आएगी। इसी तरह अगर अफगानिस्तान ओ सॉरी बलूचिस्तान में वो सुनना यही चाहता है कि दमन चक्र चलेगा, लोगों को दबा, हजारों लड़कियां, हजारों औरतें, हजारों लोग गायब हो रखे। क्या आपका मॉरल वैल्यूज ये बोलते हैं कि किसी कंट्री में ऐसे होने देंगे? और स्पेशली वो कंट्री आपके आगे हाथ जोड़े खड़ा है कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ ये बोलिए कि हम सपोर्ट सपोर्ट। मुझे नहीं समझ आता हम क्यों रुके। ऐसा क्या दे रहा है पाकिस्तान मुझे कि मैं पाकिस्तान को इस मामले पर क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, लेकिन उसके खिलाफ खड़ा हुआ दिखता रहा। शायद चाइना और यूएसए की। तो क्या हो गया? चाइना कौन सा मुस्लिम का इतना बड़ा फेवरेबल बंदा है? उसे चाहिए हर प्लेट्स के साथ उसने क्या किया है, मुस्लिम्स की क्या हालत है? क्यों सपोर्ट करा जा रहा है चाइना या पाकिस्तान को? नहीं देखिए, दैट इज बिजनेस। आप बड़े जिम्मेदारी से समझिए। अगर आप मेरी बेटी हैं और अगर मैंने आपको कहीं इधर उधर जाते देखा है तो मैं आपको रोकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरी बेटी हो, बाकी और भी तो गर्ल्स जा रही हैं, इसलिए मैं रोकता हूँ। पाकिस्तान के अंदर चाइना की बेटी पल रही है, वो बिजनेस पल रहा है, उसका बहुत पैसा स्टेक पर है। ये वो कंट्री है चाइना जो सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है और वो है पैसे की लैंग्वेज। कहीं कोई अगर आप बता दें कि उसका पाकिस्तान से कोई और संबंध है तो बता दी, कल्चरली क्या ठीक है, रिलीजन वाइज क्या वो दोनों एक है? नहीं है। कहने के लिए ही सही, चाहे नहीं कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ तो ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के नाम पे आरबी की पार्टी है। क्या कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन है सिर्फ एक, बहुत ज्यादा पैसा लग गया है, उस पैसे को बचाना है और उसको बचाने का ओनली तरीका इज कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ और उसके साथ और बिजनेस करो। अब आपके अगर 10 जहाज गिरे हैं तो मैं 10 के बजाय 20 और दूंगा। इसीलिए आप देख रहे हैं ना, चाइना को। वो ये 35 अब वो 2027 में देने वाला था, हाँ। अब वो बोल रहा है अगस्त में दे दूंगा। क्यों? पैसे जाएंगे ना भाई, बिजनेस होगा इसके ऊपर। अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम टूट गया है तो वो नया देगा। पता है क्यों देगा? नहीं तो पिछले वाले के पैसे कौन देगा? उसके भी तो ड्यू है ना पैसे, तो आपको देना तो पड़ेगा। इट्स प्योर बिजनेस। इट इज ऑल बिजनेस, इट इज अबाउट नो अदर मॉरल वैल्यूज। तो सर यूएस ने क्यों ये बीच में खेला? क्या खेला? जब उसने उसको फंडिंग अप्रूव करवा दी और इधर डिक्लेयर कर दिया है कि उसने सीज फायर करा दिया है। आपको लगता है कि सिर्फ एक यूएस के कहने से पूरी फंडिंग अप्रूव हो जाती है? अदर कंट्रीज। हर एक कंट्री का एक एक वोट है और उस वोट में यूएस के पास सबसे ज्यादा वोट है 15%। 85% आपको हाँ चाहिए तभी आपको दे पाते। उसने 15% हाँ कर दी। अब आगे बात क्यों कर दी, क्यों नहीं कर दी, क्या है क्या नहीं, देखिए ये बात आपको जिम्मेदारी से वैल्यूएट करनी चाहिए एज अ इंडिया। जब आप एक इस पूरे ग्रुप में से, ये जो कंट्रीज का 200 का ग्रुप है, जब इसमें से निकलकर ऊपर आने की कोशिश करते हो ना, तो बड़ी तकलीफ होती है बाकी सबको। क्योंकि बहुत तेजी से इंडिया आगे बढ़ सो अब आप देख रहे हो कि इंडिया ऐसे करके बाहर निकलता चला निकलता जा रहा है। और ये सब बेचारे पीछे रह जा रहे हैं। तो सच बात तो ये है कि किसी को पसंद नहीं आ ये, और यू वांट टू ग्रो एंड दे देखते हैं कि भाई ये तो इंडिया ही ग्रो किए जा रहा है, इट्स द बिगेस्ट मार्केट, उसकी इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल रही है, सर पास और 5 से लेकर अब वो फोर्थ पर आ गई, फोर्थ से अब थर्ड पर आने वाली है। ये सारी चीजें हजम नहीं होती हो। लेकिन एक और अच्छा रीजन भी है, लोन्स आप उस कंट्री को इसलिए देते हो कि आपको वो एक कैरेट लगा कर रखना होता है कि अगर इस कैरेट की तरफ चलोगे तो ये सीधी राह है, इस कैरेट की तरफ चलो, नहीं तो आप मर जाओ। पाकिस्तान अगर बाई चांस कंगाल होकर मर जाता है तो आप ये बताइए फायदा किसको? तो बीच में तो न्यूज आया था पाकिस्तान कंगाल हो रहे हैं। नहीं वो तो खैर पिछले काफी टाइम से आ रहा है, लेकिन ये इसी तरह के जो फंडिंग्स हैं वो उसको फिर से स्टेबलाइज कर रहा है। तो मैंने इसीलिए पूछ लिया, अगर वो कंगाल है या हो रहा है, इसका फायदा किसे जाए? इंडिया को जाएगा? नहीं आए। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस टू अस कि वहां पर क्या है क्या नहीं? सब्जी वहां 2 रुपए किलो हो या 200 रुपए किलो, मेरे को क्या फर्क पड़ना है? लेकिन फायदा किसको जाएगा? मौलानास को जाएगा, पाकिस्तान आर्मी को जाएगा, पाकिस्तान की टेररिज्म को जाएगा। पाकिस्तान विल बी टेकन ओवर, उसके ऊपर हावी हो जाएंगे ये लोग कि एकदम से दबा लेंगे। और ये आप टेररिज्म फिर आप देखोगे न केवल इंडिया में फैलेगी बट इवन बाहर की कंट्रीज में फैलेगी। और हर जगह ये देखा जा रहा है कि इस समय ओरिजिन ऑफ टेररिज्म हर बार कनेक्ट होता है पाकिस्तान से। अब अगर हम इसे और ज्यादा नीचे धकेल दें तो भाई साहब इसे टेक ओवर कौन करेगा? टेररिज्म ही तो टेक ओवर करेगा।
भाई यूएस तो आएगा नहीं कि चलो जी मैं इनका भला कर देता हूँ, मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। इंडिया बोलेगा भाई साहब इसकी गरीबी को मैं अपने घर क्यों लेकर आऊँ। अब सही अदरवाइज जिस इकोनॉमिक हालत में वो है उसको अगर मैं टेक ओवर भी करता हूँ तो मेरी इकोनॉमी नीचे तो जरूर जाएगी। 10 साल आप फिर से ऊपर आ जाएगी, वो एक अलग बात है। भाई साहब मैं 10 साल इनके लिए क्यों तकलीफ में हूँ। सो ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो एड मिलती है वो एक्चुअली इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको वो एड दिख गई कि $1 बिलियन मिल गई, लेकिन आपको ये नहीं दिखा कि उसमें टोटल मिलाकर 50 कंडीशंस भी आ गए। वो फॉलो करेगा नहीं करेगा वो डिबेट है, वो डिबेट हो सकती। तो ये बात मुझे लगता है कि इंडिया जैसी कंट्रीज को यूएस के साथ मिलकर या बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो पैसे का खर्चा है, इसके ऊपर एक कोई मॉनिटर होना चाहिए कि ये पैसा हम प्रूव कर पाए। देखिए हमारी भी तो जिम्मेदारी, हम सिर्फ ये थोड़ी ना कह सकते कि ये सारा पैसा आर्मी खा जा रही है, पॉलिटिशियन खा जा रहा है, टेररिज्म के ऊपर ही सिर्फ खर्चा हो रहा है। करिए ना, तभी तो वो एफएटीएफ में आएगा। वो ब्लैक लिस्ट कब होगा? जब आप दिखाएंगे कि देखिए जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये टेररिज्म में पैसे चला गया, ये तब जाकर काम बनता है, काम हमारा भी बढ़ता है। जैसे वो न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात हो रही थी, शायद पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे, इसमें बैक टू बैक धुएं आ रहा था जो हमने न्यूज़ में देखा। वाज़ इट ट्रू? ये खबर ये खबर निकालने वाला कौन था? पाकिस्तान। मैंने तो नहीं निकाला, बनाने की मेरे देश ने तो किसी ने नहीं निकाला। अगर इसका बिल्कुल एक निष्पक्ष आकलन करें तो वो जो पहला फोटो आया था किराना स्टोर में, किराना स्टोर हिल एक ही बात है, तो वो जो वहां पर एक बम फटा था और वहाँ धुआं धुआं सा कुछ हुआ था, वो हिल के बाहर हुआ था। अगर इंडिया ने किया होता तो मेरा जहाज उस तरह का फोटो नहीं ले सकता। जहाज के नीचे जो कैमरा होता है वो एक फास्ट मूविंग कैमरा होता है। तो वो जो वीडियो दिखाई जा रही है वो मेरी कंट्री की नहीं, वो पाकिस्तान की। और वो पाकिस्तान में इतनी क्लैरिटी से कोई वीडियो बना रहा है तो भाई साहब या तो उसने कैमरा वैमरे सेट कर रखे होंगे आपके पॉडकास्ट की तरह कि 4 कैमरे इधर से लगेंगे, 2 कैमरे इधर से लगेंगे, तभी आपका इफेक्ट आएगा। तो सेम गोस फॉर पाकिस्तान। उन्होंने ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है उसमें यूएस को फंसा दिया कि देखो जी हमारे यहाँ ब्लास्ट हुआ है किराना हिल के बाहर ही। उसके बाद कुछ हमारे जो सो कॉल्ड देशभक्त ज्यादा एग्रेसिव होते हैं वो नहीं जी हमने तो अंदर भी मारा, अब तो 1000 साल तक ये सब बर्बाद विदाउट रियलाइजिंग एक्चुअली किराना में सिर्फ उनका सारा का सारा न्यूक्लियर नहीं है। देयर आर 3 मोर प्लेसेस, वी नो दैट आल्सो। बट अपने आप में अगर आप किराना से रिलेटेड न्यूक्लियर ब्लैकमेल देखें तो वो 100% सक्सेसफुल यूएस के लिए तो हो। पाकिस्तान ने यूएस को कन्विंस कर दिया कि भाई साहब यहाँ कुछ हुआ। हालांकि ये बाद में रिपोर्ट्स आ गई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वालों की, तो वो जो जहाज गया उसने देखा कि वो रेडिएशन उतनी नहीं पाई गई है जैसा कि समझा जा रहा है। वो बोरॉन या पता नहीं कोई ये जो आपने मंगाया था कि वो वहाँ स्प्रेड करेंगे, दैट वाज ऑल ड्रामा। आई डोंट थिंक कि हमें अपने बीजीएमओ की बात पर 1% भी शक करना चाहिए जब उसने कहा है कि आई डिड डू, वी हैव नॉट, बात खत्म हो जाती है। और एक बात बताओ, सही में अगर हमने भी किया हुआ है अब ये भी हमसे ही बुलवाओगी? तो आप बताओ भाई, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हाउ कैन आई से दैट? राइट। अगर आप सबको ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने कुछ किया है तो आई डोंट थिंक कि ये वीर से तुमवाना ठीक बात है। फेयर। सर कुछ एज़ अ फौजी हमें आज के पेरेंट्स को क्या कुछ 2-3 चीज़ें इनकलकेट करनी चाहिए अपनी पेरेंटिंग स्टाइल में कि हमारे बच्चे भी एक फौजी जवान जैसे हों? डिसिप्लिन। मुझे लगता है सबसे बड़ी गलत चीज जो एक बच्चा सीखता है वो ये सीखता है जब उसके माँ बाप के डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। कहने के लिए देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए, और जैसे ही पता चला कि वहां पर कुछ हो गया, अरे भैया तुम बाहर मत निकलना। आप जब देखते हो कि कहीं 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया या जो हो गया, चलो चलो निकलो यहाँ से, लड़िए यहाँ से। अच्छाई है बुराई है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप हर जगह पर अच्छाई के साथ खड़े हैं, स्ट्रांगली खड़े हैं, तो आपके बच्चे के अंदर एक फीलिंग ऐसी चलती है कि वो भी खड़ा हो। कौन कहता है कि मुसलमान खराब है? ये नहीं कहता। मुसलमान की मुसलमानियत को अगर आप गलत ले जाओगे तो वो खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि हर मुसलमान अपने बच्चे को उंगली पकड़कर मस्जिद लेकर जाता है।
वहाँ पर वो रोज़ाना जा रहा है। आप और मैं अगर इस तरह से करें, तो हमारे अंदर भी करना फीलिंग आई है और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट आजकल का मॉडर्न ज़माना अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। फ़ौजी होना चाहिए, फ़ौजी देश के लिए होना चाहिए होना चाहिए और फ़ौजी देश के लिए मर भी जाए तो शहीद होना चाहिए, लेकिन मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। पड़ोस वाले का बेटा हो। होना चाहिए अब दिस इज़ वेरी अनफेयर। दिस इज़ एब्सोल्यूटली अनफेयर। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 3rd जनरेशन का आर्मी ऑफिसर हूँ। हाँ कि मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, ठीक है कुछ भी कहो फ़ौज है। फौज मुझे नहीं पता था कि इतनी डिफ़िकल्ट है फ़ौज, क्योंकि एज़ अ सन ऑफ अ फ़ौजी यू आर इन अ लिटिल लग्ज़री। आपको घर बड़ा मिलता है, स्विमिंग पूल भी मिलता है, टेनिस कोर्ट भी मिलता है, स्क्वैश कोर्ट भी मिलता है, क्लब में मूवी भी जाकर देख पाते हो। तो बड़ा ना और आपने सिर्फ वो वाला डेज़ोनेयर टाइप लगता है उस समय में राइट कि पापा जो है आपके हमेशा आपके बाल-शाल टीपी बनवाते हैं, देख लेते हैं चेहरे पे कहीं कोई आँख में कीचड़-वीचड़ तो नहीं लगा है जो बाहर ले जाए। जूते भी देखे जाएँगे कि आप पॉलिश वेल वेल पॉलिश्ड है या नहीं है। तो वो सब अच्छा, लेकिन ये तो फ़ौज में जाने के बाद पता चलता है दैट लाइफ़ इज़ मच मच मोर डिफ़िकल्ट। राइट मुझे अपना डिफ़िकल्टी अगर मैं याद दिलाऊँ आपको, तो मेरी वाइफ़ वाज़ कैरिंग एंड हमारा पहला बच्चा जो बेटा हुआ, वो एक्सपेक्टेड था और मैंने बोला कहीं कि भई ऐसे है। बोले कोई बात नहीं यार, है ना लोग वहाँ। मैंने उन जनरल साहब को बोला, मैंने कहा सर मेरी वाइफ़ बोल रही है कि कम से कम इस समय तो आप मेरे साथ। अरे शैलेंद्र, मैं एक कार तुम्हारे घर के बाहर खड़ी करवा देता हूँ। एंड हम नहीं जा पाए। बड़ी बात देखी, उससे ज़्यादा बड़ी बात देखी कि वो बच्चा को हम मे बी नियरली 1 साल नहीं मिल पाए। तो जब हम पहली बार छुट्टी गए ये सोच के कि चलो आज अपने बच्चे से मिलेंगे, तो वो दरवाज़ा खुला था तो मैं जैसे ही अंदर आया तो मैंने देखा मेरा ही बेटा खेल रहा है। तो फटाफट मुझे देख के, क्योंकि मैं यूनिफ़ॉर्म में था, कहता है, "जय हिंद साहब।" ओह और वो दौड़कर अंदर गया, "मम्मा एक अंकल आए हैं।" ओह शिट जस्ट इमेजिन दैट इज़ अ लाइफ़। You met your own son after 1 year. एंड ही नॉट इवन 1 ईयर, इट वाज़ लिटिल मोर देन 1 ईयर Wow. एंड ही हैड टू टेल मी कि वो एक अंकल आए हैं। OMG. तो अब ये भी एक लाइफ है। सो मुझे लगता है जब आप पूछती है ना कि बच्चे के लिए क्या या क्या हो सकता है, मुझे लगता है बच्चे की जिम्मेदारी से ज़्यादा, क्योंकि बच्चा वो करता है जो उसकी माँ बाप उसको शुरुआत में देते हैं। ऐसा मेरा फील है कि अपने बच्चे के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश मोटिव्स ढूंढोगे तो आपका बच्चा इतना सेल्फिश हो जाएगा कि कल शायद आपको भी ना देखे। एंड जो आजकल की दुनिया में हो रहा है, हो रहा हो आप बच्चे को देना सिखाओ, लेना मत सिखाओ। सेल्फिशनेस इज गुड बट इट इज टू अ लिमिटेड। लिमिटेड अगर उसकी लिमिट आप, जैसे कहते हैं ना कि ईगो नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ईगो होनी चाहिए, लेकिन वो ईगो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। सेल्फिशनेस आपके कंट्रोल में होनी चाहिए कि अगर मुझे मेरे घर में कमाना है तो मैं कमा पाऊँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार बोल दूँ कि जैसे कई पॉलिटिशियंस ने बोल भी दिया कि फौजी तो मरने के लिए ही भर्ती होते। ये मतलब कही वाली बातें हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, अगर उनका कहना है। मुझे लगता है आप लोग जाकर देखिए ना एक बार बॉर्डर पे आप लोगों को ये ज़रूर बदलना चाहिए। फौजी मरने के लिए नहीं, नहीं होते हैं ये मारने के लिए होते हैं ये आप मैं तो हर हर जगह मैं बोलता हूँ कि अगर अगर अपनी जान कुर्बान करना एक फौजी का हक है, फ़र्ज़ है, तो ये मौका पाकिस्तान आर्मी को दो। हम क्यों लें? ये वाला जो सम्मान है, जान देने का, पाकिस्तानी को दो, हम नहीं लेंगे। आई थिंक दैट इज़ वेयर इंडियन आर्मी आजकल एग्रेसिव हो गई है, कि हम जान देंगे नहीं, उसको देने दीजिए जान। हम एक बार बचाएँगे अपने आप को और अदुए इसीलिए आप देख रहे हैं पाकिस्तान सेलिब्रेट कर जान। जान बची तो लाख हो पाए थैंक यू सर अमेजिंग अमेजिंग इंसाइट्स और मेरे तो साइड आउट्स खत्म हो चुके हैं जो जो मुझे अभी तक समझ आया था न्यूज़ से आधी पकी बातें मुझे पता लग रही थी तो मैंने अपने साइड आउट्स क्लियर कर लिए आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा और मैंने आज ये सोच लिया है और डिसाइड कर लिया है कि मेरी बेटी को मैं पुश ज़रूर करूँगी, बाकी उसकी मर्ज़ी कि वो एक आर्मी में ही जाए। मेरा हमेशा से ही एक मन रहा है, मैं खुद नहीं जा पाई क्योंकि ऑब्वियसली मेरे तो दूर-दूर जनरेशन तक कोई आर्मी में नहीं था, तो हमें कोई गाइडेंस ही नहीं मिला। मेरी सिस्टर ने ट्राई किया था, बट उसका हो नहीं पाया सिलेक्शन फॉर सम रीज़न बिकॉज़ ऑब्वियसली गाइडेंस वाज़ मिसिंग। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ,
मान लीजिए यू आर मोर लकी क्योंकि आप अपने देश के लिए कुछ और अच्छा करने वाले हैं। राइट। अब्दुल कलाम का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो एक मिसाइल मैन बनने वाले थे, अदरवाइज वो फौज के मेरे जैसे अफसर बन के रह जाते। उनका नहीं हुआ, यू आर मेंट फॉर समथिंग बेटर। राइट। इट डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन का मामला नहीं है। आप उस ढांचे में जो फौज ढूंढ रही है, आप उसमें फिट नहीं हुए उस समय। यू आर मेंट फॉर समथिंग बेटर एंड यू विल ऑलवेज डू बेटर। मत करिए अपने बच्चे को फोर्स या मोटिवेट कि वो फौज में जाए, लेकिन उसे ये जरूर मोटिवेट करिए कि वो कुछ अच्छा करे। अच्छा करे लाइफ में और कंट्रीब्यूट करे इससे बड़ा फौजी कोई हो एंड नहीं। बी अ प्राउड इंडियन। थैंक यू अगेन सर एंड गाइस कीप सब्सक्राइबिंग एंड इस वीडियो पे तो आपको बहुत सारा प्यार लुटाना है। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि सब सिविलियंस के सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में सबको मिल चुके हैं। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।